नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका की सत्ता की कमान अब डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में जाने वाली है। 20 जनवरी को उनका शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें देश विदेश से कई बड़े नेता शिरकत करेंगे। लेकिन बात करें हिंदुस्तान की, तो पीएम मोदी इस कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। तो क्या ट्रंप के सत्ता में आते ही हिंदुस्तान अमेरिका के रिश्तों में आएंगी दूरियां? इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। बांग्लादेश की यूनुस सरकार ने अल्पसंख्यकों पर हमले की घटनाओं से झाड़ा पल्ला। अमेरिका में आग का कहर जारी, 1,53,000 लोगों को बाहर निकालने के आदेश। और चलते चलते में देखेंगे दक्षिण कोरिया विमान हादसे में हुए बड़े खुलासे। तो अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के शपथ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। 20 जनवरी को व्हाइट हाउस में दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ट्रंप के शपथ ग्रहण को लेकर सबसे ज्यादा सवाल ये उठ रहे थे कि क्या हिंदुस्तान के पीएम नरेंद्र मोदी को वो न्योता देंगे। हिंदुस्तान के विदेश मंत्री जब अमेरिका के सप्ताह भर के दौरे पर गए तो कहा गया कि उनकी कोशिश है कि ट्रंप प्रशासन की तरफ से पीएम मोदी को भी न्योता दिया जाए। लेकिन अब खबर आ रही है कि ट्रंप के प्रशासन ने हिंदुस्तान को भी न्योता भेज दिया है, लेकिन पीएम मोदी के पास फोन नहीं आया। नरेंद्र मोदी ट्रंप को अपना मित्र बताते रहे हैं। ट्रंप की जीत पर भी बीजेपी नेताओं की तरफ से बधाइयां दी गई थी, जिसके बाद दावा किया जा रहा था कि ट्रंप पीएम मोदी को जरूर बुलाएंगे। लेकिन पीएम मोदी के काफी इंतजार के बावजूद ट्रंप की तरफ से पर्सनल इनविटेशन नहीं मिलने के चलते उनके शपथ ग्रहण समारोह से उन्होंने अब दूरी बना ली है। हिंदुस्तान की तरफ से ट्रंप के शपथ ग्रहण में विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजे जाने का फैसला किया गया है, जिसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि इसका हिंदुस्तान और अमेरिका के संबंधों पर क्या असर पड़ेगा। जब कार्यकाल की शुरुआत से ही डोनाल्ड ट्रंप के तेवर तीखे दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने यह साफ कर दिया है कि इस बार के कार्यकाल में वो अमेरिकी फर्स्ट की नीति पर काम करेंगे। उन्होंने हिंदुस्तान के 18,000 से ज्यादा अप्रवासियों को देश से निकालने की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी है। तो हिंदुस्तान सामान पर टैरिफ भी लगाने के संकेत दिए हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान की चिंता बढ़ाते दिखाई दे रहे हैं। वैसे ट्रंप का शपथ ग्रहण इस बार कई मामलों में अलग हटकर होगा। उनका पहला शपथ ग्रहण राष्ट्रीय शोक के बीच मनाया जाएगा। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर के निधन के चलते राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 1.5 महीने के राष्ट्रीय शोक का ऐलान कर दिया है। ऐसे में ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे जो राष्ट्रीय शोक में शपथ लेंगे। इसके अलावा अमेरिका के इतिहास में ये पहली बार होगा कि आपराधिक मामले में दोषी करार दिए गए इंसान को राष्ट्रपति पद पर बैठाया जाएगा। जी हाँ, हशमनी मामले में कोर्ट ने भले ही ट्रंप को बिना शर्त रिहा कर दिया, लेकिन इन आरोपों में उन्हें दोषी माना गया है। बहरहाल अब कोर्ट के इस फैसले के साथ ही ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के लिए आजाद है। वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। ट्रंप का ये आखिरी कार्यकाल है और वो 20 जनवरी 2029 तक अमेरिका के राष्ट्रपति रहेंगे। अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। वैसे ये कहा जा रहा है कि ट्रंप की इच्छा है कि वो एक और कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति बने, लेकिन इसके लिए अमेरिका के संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ेगी और ऐसा आसान नहीं दिख रहा, क्योंकि अमेरिका के दोनों ही सदनों में इसे लेकर कानून पास कराना होगा, जिसके लिए 2/3 समर्थन की जरूरत पड़ेगी। और अमेरिका में लंबे वक्त से दोनों ही सदनों में किसी एक दल के पास 2/3 बहुमत नहीं रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे बांग्लादेश की। तो पूर्व पीएम शेख हसीना ने जब से बांग्लादेश छोड़ा है, तब से ही वहां के हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए हैं। लगातार अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, जिसके खिलाफ देश विदेश में आवाज उठाई जा रही है। हिंदुस्तान से लेकर अमेरिका तक बांग्लादेश को चेतावनी दे चुके हैं, इन घटनाओं पर चिंता जाहिर कर चुके हैं और अब इस पर यूनुस सरकार का बयान सामने आया है। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के कार्यालय ने एक बयान जारी कर कहा कि अल्पसंख्यकों पर हमले की कुल 1,769 घटनाएं दर्ज की गई। पुलिस जांच में पाया गया कि इनमें से 1,234 घटनाएं राजनीतिक प्रकृति की थी और सिर्फ 20 घटनाएं सांप्रदायिक थी। यानी पिछले साल 4 अगस्त के बाद से अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ अधिकांश घटनाएं राजनीतिक प्रवृत्ति की थी, ना कि सांप्रदायिक। लेकिन यूनुस सरकार और बांग्लादेश पुलिस के इन दावों पर अब सवाल ये उठता है कि अगर हिंसा की अधिकतर घटनाएं सांप्रदायिक ना होकर राजनीतिक थी, तो फिर पीड़ित हिंदू और दूसरे अल्पसंख्यक ही क्यों हैं? साफ है, यूनुस सरकार इन घटनाओं से अपना पलड़ा झाड़ने की कोशिश में जुटी हुई है और इसीलिए इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं। इन हमलों को लेकर हिंदुस्तान में भी माहौल गरमाया हुआ है। हिंदुस्तान के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अपने बांग्लादेश दौरे पर यह मुद्दा भी उठाया था। वहीं बात करें हिंदुस्तान और बांग्लादेश के रिश्तों की, तो लगातार दोनों देशों में दूरियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर दोनों देशों में तनाव की स्थिति बनी हुई है और इस बीच बांग्लादेश ने हिंदुस्तान पर एक और गंभीर आरोप लगा दिया है।
उन्होंने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस बीएसएफ पर अपने नागरिकों पर फायरिंग करने का आरोप लगाया है। उनका दावा है कि इस फायरिंग में एक बांग्लादेशी नागरिक को गोली लगी है और वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। इस बीच हिंदुस्तान और बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बलों ने फ्लैग मीटिंग भी की, जिसके बाद दोनों देशों के बीच अब जंग के हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। हाल ही में बांग्लादेश ने हिंदुस्तान का न्योता भी ठुकरा दिया था। हिंदुस्तान के मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के 150 साल पूरे हो गए हैं और इस उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें उन सभी देशों को बुलाया जा रहा है जो आईएमडी की शुरुआत के वक्त यानी 150 साल पहले हिंदुस्तान का हिस्सा थे। लेकिन बांग्लादेश ने इस समारोह में शामिल होने से इनकार कर दिया है। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या दोनों देशों के बीच संबंधों में नरमी आएगी या एक नए मोर्चे पर जंग की शुरुआत होगी। और अब अगली खबर में हम बात करेंगे अमेरिका में फैली आग की। तो लॉस एंजलिस के जंगलों में लगी आग थमने का नाम नहीं ले रही है। तेज हवाओं ने आग की लपटों को और बढ़ा दिया है। अधिकारियों के मुताबिक झुलसने की वजह से कम 16 लोगों की जान चली गई और 12,000 से ज्यादा इमारतें जलकर खाक हो गई। फायर फाइटर्स अभी भी आग पर काबू पाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं, लेकिन तेज हवाएं उनके काम को मुश्किल बना रही हैं। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि संडे की रात और सोमवार से शुरू हो रहे हफ्ते के पहले कुछ दिनों में तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे आग के और फैलने की आशंका बढ़ गई है। बता दें कि 7 जनवरी को कैलिफोर्निया के जंगलों में आगजनी की खबर सामने आई थी, जिस पर एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी काबू नहीं पाया जा सका है। इस आग से लॉस एंजलिस समेत करीब 39,000 एकड़ का इलाका चपेट में आ चुका है, जो सैन फ्रांसिस्को सिटी से भी बड़ा इलाका है। इस पूरे इलाके में रहने वाले लोगों की संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा है। शुरुआती अनुमानों में 135 अरब डॉलर से 150 अरब डॉलर तक की क्षति और आर्थिक नुकसान का अनुमान लगाया गया है। यह संभावित तौर पर अमेरिकी इतिहास की सबसे विनाशकारी वाइल्ड फायर की घटना है। इसमें पैसिफिक पैलिसेड्स का इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ अतिरिक्त 1000 एकड़ तक आग फैल गई है, जिससे सैकड़ों घर जल गए हैं और लोगों को यहाँ से सुरक्षित जगह की तरफ जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। ईटन सहित बाकी कई इलाके भी इस प्रकोप को झेल रहे हैं। इसकी वजह से लॉस एंजलिस काउंटी के तकरीबन 1 लाख लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। अधिकारियों का कहना है कि पैलिसेड्स में 11% इलाके में आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन पहाड़ी इलाका और अनियमित हवाओं की वजह से फायर कंट्रोल टीमों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लॉस एंजलिस फायर कंट्रोल विभाग के अफसर डेविड आर्टिज ने एनबीसी न्यूज से बात करते हुए इस जंगल की आग को कई सिरों वाला एक राक्षस बताया है। डॉग स्क्वाड की मदद से आग से प्रभावित इलाकों में स्थित घरों और अन्य इमारतों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिससे पीड़ितों को बचाया जा सके और अगर किसी की जान चली गई हो तो उसकी बॉडी भी बरामद हो सके। और अब चलते चलते में देखेंगे साउथ कोरिया में हुए प्लेन क्रैश को लेकर हुए बड़े खुलासे की। इस प्लेन क्रैश को लेकर एक अहम जानकारी सामने आई है। दुर्घटना स्थल से बरामद ब्लैक बॉक्स में आखिरी 4 मिनट की रिकॉर्डिंग गायब है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के मुताबिक प्लेन क्रैश से 4 मिनट पहले विमान में लगे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर ने काम करना बंद कर दिया था। दरअसल 29 दिसंबर 2024 को दक्षिण कोरिया में मुआन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जेजू एयरलाइंस की एक फ्लाइट क्रैश हो गई थी। इस प्लेन में 181 लोग सवार थे और हादसे में 2 लोगों को छोड़कर सभी 179 लोगों की जान चली गई थी। अब इस घटना के लगभग 2 हफ्ते बाद इसको लेकर यह खुलासा हुआ है। दुर्घटना से 4 मिनट पहले की रिकॉर्डिंग इस फ्लाइट के ब्लैक बॉक्स से गायब है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने बताया, जेजू एयरलाइंस के बोइंग 737-800 विमान में लगे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी सीवीआर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एफडीआर प्लेन क्रैश से 4 मिनट पहले काम करना बंद कर चुके थे, यानी उसकी रिकॉर्डिंग बंद हो गई थी। लेकिन ये डिवाइस क्यों बंद हुई थी, ये जांच का विषय है। मिनिस्ट्री ने आगे बताया कि सीवीआर और एफडीआर डेटा प्लेन क्रैश की जांच के लिए अहम होते हैं, लेकिन हादसे की पड़ताल विभिन्न डेटा की जांच और विश्लेषण के जरिए की जाती है और इसलिए हम हादसे की सटीक वजह जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए डीवी लाइव के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।